Hello students, welcome to the class today. Today I am going to discuss about the law of conservation of momentum and third law of motion. But before going to that, I want to discuss with you about the momentum. Many students have in confusion and have lost lots of question, and here I am going to discuss. So first of all, you can see here the example. The example says that a person एक आदमी खड़ा है या एक आदमी खड़ा है जिसके सामने दो बॉल्स हैं। एक बॉल की दोनों बॉल्स का मास सेम है 0.1 किलोग्राम 0.1 किलोग्राम फर्स्ट केस में, और दोनों अलग अलग स्पीड से आ रही हैं आदमी की तरफ। एक आ रही है 10 मीटर पर सेकेंड और एक आ रही है 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो आप बताओ कि कौन सबसे ज़्यादा रोकने में मुश्किल किसको होगी, कौन सी बॉल को वो सबसे पहले रोक लेगा। ऑफ कोर्स जिसकी कम स्पीड होगी उसको वो सबसे पहले रोक लेगा। सेकंड केस में देखो आप कि एक बॉल का मास जो है वो 0.1 किलोग्राम है, एक बॉल का मास है 1 किलोग्राम, और दोनों ही अलग सेम स्पीड से आ रही हैं 5 मीटर पर सेकेंड और 5 मीटर पर सेकेंड। तो आप अब ये बताओ कि किसको सबसे ज़्यादा रोकने में मुश्किल होगी, या फिर कौन सी बॉल सबसे ज़्यादा पहले रोक लेगा वो। तो ऑब्वियसली जो सबसे छोटे वाली बॉल है वो सबसे पहले रोक लेगा क्योंकि उसका मास कम है। ठीक है। थर्ड केस में आप देखो कि P1 मास क्या है, इसका मास क्या है। एक बॉल का मास है 0.1 किलोग्राम, दूसरी बॉल का मास क्या है 2 किलोग्राम, और दोनों अलग अलग स्पीड से आ रही हैं। जो 0.1 किलोग्राम वाली मास है वो आ रही है 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। जो सेकेंड बॉल का है जिसका 2 किलोग्राम मास है वो आ रही है 2 मीटर पर सेकेंड। अब आप बताओ कि कौन सी सबसे पहले ज़्यादा रुकेगी। तो इसी बीच में जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा होता है उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होती है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। उसकी कोई ना कोई स्पीड होती है और उसका एक पर्टिकुलर मास भी होता है। तो ये सारे जो केसेस मैंने बताए हैं आपको, केस 1, केस 2, केस 3, ये सारे केसेस हम सॉल्व कर सकते हैं बाय इवैल्यूएटिंग द क्वांटिटी दैट इज मोमेंटम। इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन and it has some mass, then definitely it should have a momentum। ठीक है। तो आप फर्स्ट केस में भी निकाल सकते हैं मोमेंटम के थ्रू, और सेकंड केस में भी निकाल सकते हैं, और थर्ड केस में भी मोमेंटम निकाल सकते हैं क्योंकि मास भी गिवन है, वेलोसिटी भी गिवन है। ठीक है। तो आप जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लास्ट वाले केस का निकाला हुआ है P = mv। P1 कितना है 0.1 किलोग्राम मल्टीप्लाई वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड मोमेंटम हो गया फर्स्ट वाले का। सेकेंड वाले में क्या है 2 किलोग्राम का मास है और 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रहा है, तो 4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड का मोमेंटम हो गया। सो सबसे ज़्यादा जिसका मास होगा, जिसका सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होगी, ऑब्वियसली जिसका सबसे ज़्यादा मोमेंटम होगा उसको वो सबसे पहले रोक सकता है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि मोमेंटम इज़ द क्वांटिटी रिलेटेड टू द मास एंड वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल कोई कार है, ठीक है, वो डाउन हिल उतर रही है हिल्स से, है ना, स्लोप से। तो जैसे जैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे उसका मोमेंटम भी बढ़ेगा। तो आप देख रहे हैं इसमें P1 में सबसे ज़्यादा मोमेंटम है, तो सबसे ज़्यादा क्योंकि उसकी सब ज़्यादा वेलोसिटी है। ऐसे ही ऊपर वाले केस में भी देखोगे आप केस 1 में कि एक की स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड और दूसरे की स्पीड थी 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मोमेंटम किसका होगा, ज़्यादा मोमेंटम होगा नीचे वाले का 50 मीटर पर सेकेंड का। तो यही एक क्वांटिटी है जिससे हम इवैल्यूएट कर सकते हैं मोमेंटम को। ठीक है। सो लेट्स नाउ डिस्कस अबाउट द मोमेंटम। ओके, नाउ द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, two forces acting
we are going to discuss about the third law of motion, action and reaction forces. Two forces acting from opposite direction are called action and reaction forces. Suppose for example मान लो एक बॉल है, दो बॉल्स हैं और दोनों आपस में टकराई, तो किसी एक बॉल का रिएक्शन होगा, एक बॉल का एक्शन होगा. सो फॉर एग्जाम्पल अ बॉल व्हेन हिट्स द ग्राउंड बाउंसेस बैक विद अ सर्टेन फोर्स. तो अगर वो ग्राउंड पे हिट करी है तो वापस से वो बैक भी आती है, आपने देखा होगा. तो जो बॉल जब आई ग्राउंड पर तो वो उसका एक्शन था, और जब वो वापस गई तो वो उसका रिएक्शन था. So now the third law of motion states that when an object exerts a force on another object, the second object instantly exerts a force back onto the first object. That means जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स एक्सर्ट करता है तो सेकेंड ऑब्जेक्ट भी रिएक्शन में उसको उस पर कोई ना कोई फोर्स एक्सर्ट करेगा. सो दीज फोर्सेज आर इक्वल एंड अपोजिट इन द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन, एंड दीज फोर्सेज एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑलवेज. सो ऑन अदर वर्ड, every action has an equal and opposite reaction. So the magnitude of forces acting upon the object are same, but the acceleration produced in them may or may not be the same because the objects can differ in masses. Suppose मान लो कोई एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, बहुत बड़े हैवी बॉल है, और एक बहुत छोटी सी बॉल है. ऑब्वियस सी बात है, छोटी बॉल का रिएक्शन कम होगा, है ना, बड़ी बॉल का ज़्यादा होगा. तो से इन द सेम वे इट डिपेंड्स ऑन द मासेस, बिकॉज सभी ऑब्जेक्ट्स के डिफरेंट मासेस होते हैं. दैट्स वाई द रिएक्शन एंड द एक्शन इज अकर इन द बाय द ऑब्जेक्ट्स. So now for example, when a bullet is fired from the gun only moves a little backward, recoils, while the bullet can travel a large distance. This is because of the difference in the mass of the bullet and the gun. आपने देखा होगा कि एक्सेलरेटिंग, अब बुलेट तो है, जब बुलेट हम गन में फिल करते हैं, रिकॉइल करते हैं, तो जब बुलेट रिलीज़ होती है गन से तो आपने देखा होगा कि वो बहुत ही ज़्यादा उसकी स्पीड होती है, बट डेफिनेटली गन पर असर होता है, गन का भी रिएक्शन आता है. तो बेसिकली यू कैन सी हेयर, यू कैन ऑब्जर्व एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस in this case. So now the law of conservation of momentum, very very important. As per the law of conservation of momentum, the sum of momenta of two objects before the collision and after the collision remains same, given that no external unbalanced force acting on that. देखो फॉर एग्जाम्पल दो बॉल्स रखी हुई हैं, दोनों बॉल्स का मास क्या है, m1 m2, दोनों की स्पीड भी होगी u1 u2, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी भी होगी. अब दोनों ने जब आपस में बिफोर कोलिजन, अब दोनों ने जब कोलाइड किया, दोनों ने जब आपस में टकराए तो उनमें कोई ना कोई फोर्स हुआ होगा. जो फोर्स ए बी पर लगाएगा उसको बोलेंगे एफ ए बी, जो फोर्स बी ए पर लगाएगा उसको बोलेंगे एफ बी ए. सो दैट मीन्स ड्यूरिंग द कोलिजन द फोर्सेस एक्सर्ट टू ईच अदर बाय द बॉल. सो एफ ए बी एंड एफ BA is the force. So during the collision, after the collision is what, final velocity आ जाएगी आपकी बॉल की, कि बॉल कितनी दूर तक जाती है, कहाँ जाके स्टॉप होती है, तो वो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई. सो मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं. देयर इज़ नो अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन देम. द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ A is greater initial velocity than the initial velocity of B. So now here you can see the momentum of a ball before the collision is MAUA, and the momentum of a ball after the collision is MAVA. The momentum of the ball B before the collision is MBUB, and the momentum of ball B after the collision is MBVB. ओके, इसने वी बी नहीं लिखा हुआ है, इसने यू बी लिखा हुआ है, तो आप वी बी लिख लेना. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, एम ए, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, एम ए पी इक्वल्स टू एम वी होता है. तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल ए को क्या लिख सकते हैं, एम ए ब्रैकेट में वी ए माइनस यू ए.
डिवाइडेड बाय टी। सो ये किसके बराबर होगा, फोर्स ऑफ एक्शन FAB। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, ऑन ऑफ बी क्या होगा, सेम होगा MB ब्रैकेट में VB माइनस UB ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय टी। सो ये किसका होगा, फोर्स ऑफ रिएक्शन FBA। सो अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन FAB इक्वल्स टू माइनस FBA एंड नेगेटिव साइंस what shows the opposite force acting on each other। so हम इन दोनों क्वांटिटीज़ को क्या करेंगे, दिखा देती हूँ मैं आपको। इन दोनों क्वांटिटीज़ को हम क्या करेंगे, सॉरी, इन दोनों रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वाली क्वांटिटीज़ को हम क्या करेंगे, इक्वल रख देंगे दोनों को, क्योंकि ये है FA, ये है FBA, ठीक है, AB है और दूसरा क्या है FBA। तो हम दोनों को जब इक्वल रखेंगे तो हमारी जो क्वांटिटी सब्स्टिट्यूट करने के बाद आएगी, टी से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर टी से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा MAVA माइनस MAUA इक्वल्स टू माइनस MBVB प्लस MBUB। सो आप इन दोनों क्वांटिटी को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको मिलेगा MAUA प्लस MBUB इक्वल्स टू MAVA प्लस MBVB। सो मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। तो आप इससे निकाल सकते हैं मोमेंटम। नेक्स्ट है, क्या फैक्ट्स हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के। सो इट इज़ बेसिकली अ लॉ कंसिडर इन द फिजिक्स एंड दे आर बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। सो एंड ऑल्सो they cannot be proved but can be verified. A single experiment is enough to disprove a law. So basically यही है, छोटे छोटे फैक्ट्स हैं कि law of conservation of momentum was formulated 300 years ago and there is no single situation present until now that disprove this law. Also yes, this is a law of conservation of momentum, that's it. एंड आई थिंक मोमेंटम इज़ ऑल्सो मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आप खुद से सोच लो, सपोज फॉर एग्जांपल कोई कार स्लोप से नीचे आ रही है, तो जैसे जैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे उसका मोमेंटम बढ़ेगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं, ठीक है। ये केसेस भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं कि क्या है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट केस के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करके, है ना। तो आप बता सकते हैं कि फर्स्ट इन दोनों में भी आप बता सकते हैं कि किसकी वेलोसिटी किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। इसमें भी आप बता सकते हैं किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा और इसमें भी बता सकते हैं आप किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा बाय इवैल्यूएटिंग द मोमेंटम by the formula mass into velocity. So this is all about the law of conservation of momentum, and third law of motion is also completed. Action and reaction are always equal and opposite in the direction and magnitude. So please go through the video, please go through the NCERT. The NCERT is very very important. Solve the numerical, discuss, and then give me on the WhatsApp. Okay, thank you, have a nice day.